अंधा युग का नाट्य शिल्प। इकाई की रूपरेखा। उद्देश्य, प्रस्तावना। काव्य नाटक के रूप में अंधा युग। अंधा युग की भाषा और संवाद योजना। अंधा युग में रंग शिल्पगत प्रयोग। अंधा युग की रंग प्रस्तुति। सारांश। उद्देश्य। इस इकाई का संबंध अंधा युग के नाट्य शिल्प से है, यानी एक नाटक के रूप में अंधा युग का मूल्यांकन करना। इस इकाई में सबसे पहले इस बात पर विचार किया गया है कि अंधा युग को काव्य नाटक या गीति काव्य क्यों कहा जाता है, इसका तात्पर्य क्या है और इस नाटक के संदर्भ में इन शब्दों के प्रयोग का औचित्य क्या है। इस तरह आप काव्य नाटक के रूप में अंधा युग का महत्व समझ सकेंगे। किसी भी नाटक के बारे में अध्ययन तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि हम यह ना समझें कि उसमें प्रयुक्त भाषा और संवाद नाटक को सफल बनाने में किस हद तक कारगर रहे हैं। अंधा युग काव्य नाटक होने के कारण इसकी भाषा में काव्यात्मकता होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार संवाद भी गद्यात्मक नहीं वर्ण पद्यात्मक है। इस प्रकार यह कृति एक साथ काव्य और नाटक दोनों है। संवादों पर विचार करते हुए इकाई में इन बातों का ध्यान रखा गया है कि इकाई का अध्ययन करने से आपको नाटक की भाषा और संवाद योजना की विशेषताओं को समझने में मदद मिलेगी। इकाई में अंधा युग के शिल्पगत प्रयोगों पर भी विचार किया गया है। अंधा युग में अंकों और दृश्यों का विभाजन, स्थितियों और क्रियाओं का आयोजन और इन सब के परिणाम स्वरूप नाटक की मंची प्रस्तुति पर इसका असर, इसके बारे में भी आप इकाई में अध्ययन करेंगे। इकाई के अंत में अंधा युग की विभिन्न रंग प्रस्तुतियों का उल्लेख करते हुए उनमें किए गए नए प्रयोगों के बारे में बताया गया है। इस जानकारी से आप यह समझ सकेंगे कि अंधा युग की रंग प्रस्तुति का महत्व क्या है और इसमें किस तरह की रंग संभावनाएं निहित हैं। प्रस्तावना। एमए हिंदी पाठ्यक्रम 4 नाटक और अन्य गद्य विधाएं के इस दूसरे खंड की अंतिम इकाई में आप अंधा युग के नाट्य शिल्प का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व इस खंड में ही आप अंधा युग से संबंधित 2 इकाइयाँ और पढ़ चुके हैं। इससे पहले की इकाई में आपने अंधा युग के चरित्र सृष्टि का अध्ययन किया था। आपने नाटक के विभिन्न पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आपने यह भी पढ़ा था कि इन पात्रों में निहित प्रतीकात्मकता क्यों और किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है। चरित्र सृष्टि पर विचार करते हुए ही उक्त इकाई में विभिन्न पात्रों के बीच चलने वाले मूल्य संघर्ष पर भी विचार किया गया था। अंधा युग से संबंधित इस अंतिम इकाई में अंधा युग के नाट्य शिल्प पर विचार किया गया है। नाट्य शिल्प के अंतर्गत सबसे पहले काव्य नाटक का प्रश्न उठाया गया है। अंधा युग काव्य नाटक है और इसीलिए वह अपनी संरचना में अन्य नाटकों से भिन्न है। इस भिन्नता को समझकर ही हम अंधा युग की विशिष्टता को पहचान सकते हैं। इसी संदर्भ में नाटक की भाषागत विशिष्टता को भी पहचान सकते हैं। इसी संदर्भ में नाटक की भाषा और संवाद योजना का प्रश्न भी उपस्थित होता है। अभी तक यह समझा जाता रहा है कि नाटक के संवाद गद्यात्मक और यथार्थपरक यानी बोलचाल के अनुरूप होने चाहिए, लेकिन नाटकों की लंबी परंपरा में पद्यात्मक संवादों की भी सुदृढ़ परंपरा है।
अंधा युग के संवाद जो काव्यात्मक हैं, नाटक के यथार्थवादी प्रभाव को क्षति पहुंचाते हैं या उसकी रचनात्मकता को समृद्ध करते हैं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। नाटक की सार्थकता और सफलता का निर्णय अंततः उसके मंचन से होता है। इस दृष्टि से अंधा युग में किए गए रंग शिल्पगत प्रयोगों को जानने समझने की आवश्यकता है। अंधा युग का रंग शिल्प इससे पूर्व गढ़े गए नाटकों से भिन्न है। इकाई को पढ़ने से आपको इस भिन्नता को समझने में मदद मिलेगी। अंधा युग की रंग प्रस्तुतियों के संदर्भ में भी नाट्य शिल्प को समझा जा सकता है। इकाई को पढ़ते हुए आप इन विभिन्न पहलुओं पर स्वयं भी विचार करें। काव्य नाटक के रूप में अंधा युग। अंधा युग के संरचनात्मक स्वरूप को लेकर साहित्य के विद्वानों के बीच कुछ मतभेद हैं और काव्य नाटक की जगह नाट्य काव्य, गीति नाट्य, पद्य नाट्य आदि नाम भी सुझाए गए हैं। अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती ने अपनी रचना की भूमिका में नाटक के रचनात्मक स्वरूप के विषय में 5 बातें कहीं। सर्वप्रथम इन्होंने इसे दृश्य काव्य कहा। इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया, आगे उन्होंने इसे छंद बदलने वाला नाटक बताया, लंबा नाटक बताया। इस लंबे नाटक में छंद बदलते रहना आवश्यक प्रतीत हुआ। यहाँ दृश्य काव्य की जगह नाटक शब्द ने ले ली। पुनः वे गीति नाट्य बताते हैं। पुनः वे इसे गीति नाट्य बताते हैं। वह न केवल इस गीति नाट्य वरन समस्त नई कविता, आगे वे इसे काव्य कहते हैं। मूलतः यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया। अंत में वे इसे लोक नाट्य भी बताते हैं। मंच विधान को थोड़ा बदलकर यह खुले मंच वाले लोक नाट्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इन कारणों से इस नाटक के रचनात्मक स्वरूप और काव्य नाटक नामकरण को लेकर कुछ भ्रम सा फैला हुआ है, जिसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही नाटक को दृश्य काव्य कहने की परंपरा रही है। इसके बाद उसके रूप भेद की बात होती है। संस्कृत में जो प्रमुख नाट्य रूप प्रचलित थे, उन्हें 10 रूपक और उपरूपक प्रकार में, और जो नए नाट्य रूप बन रहे थे, उन्हें अन्य रूपकानी अथवा गेय रूपकानी के अंतर्गत रखा गया। अतः गेय रूपक या गीति नाट्य संस्कृत साहित्य से चली आती परंपरा है। काव्य नाटक कहने से आज भी ऐसा बोध तो होता है नहीं कि काव्य होने के कारण यह श्रव्य विधा की रचना है। सभी समझते हैं कि काव्य नाटक कहे जाने पर भी आशय दृश्य काव्य ही है, अर्थात ऐसा काव्य रूप जिसे नाटक की तरह खेला जा सकता है। अति प्राचीन से विश्व के प्राय सभी देशों में नाटक काव्य ही रहा और गीत, संगीत, नृत्य एवं काव्यत्व से वह कभी असंपृक्त नहीं हुआ। संस्कृत नाटक हो, यूनानी नाटक हो या अंग्रेजी नाटक, सभी के पुराने रूपों में ये सारी विशेषताएं मौजूद हैं। काफ़ी हद तक ऐसे सभी नाटक पद्यबद्ध रहे। प्राचीन यूनानी नाटक काव्यत्व प्रधान और छंदबद्ध थे। मध्य युग तक यूरोप में यही परंपरा रही। दरअसल इब्सन, बर्नार्ड शॉ जैसे पश्चिमी नाटककारों द्वारा आधुनिक काल में इस बात पर अधिक जोर दिया जाने लगा कि यदि नाटक जीवन की अनुकृति है तो यह जरूरी है कि नाटक की भाषा गद्य होनी चाहिए, क्योंकि यथार्थ जीवन की हमारी भाषा गद्य है। और यह भी जरूरी है कि
जीवन की अनुकृति के रूप में नाटकों में वास्तविक जीवन यथार्थ का चित्रण होना चाहिए। इसे यथार्थवाद कहा गया। इब्सन और बर्नार्ड शॉ की तर्ज पर हिंदी में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कई समस्या नाटक लिखे जो विशुद्ध यथार्थवादी शैली के नाटक थे। यथार्थवाद ने पद्य को नाटक से बाहर खदेड़ दिया क्योंकि छंदात्मक नाटक के लिए वह स्वाभाविक मान ली गई थी। पश्चिम में ही बाद में इसकी प्रतिक्रिया भी हुई और कहा गया कि नाटक लिखना और खेलना पत्रकारिता या फोटोग्राफी नहीं है जिसमें कि ज्यों का त्यों जीवन यथार्थ प्रस्तुत कर दिया जाए। काव्य नाटक की महत्ता फिर से स्थापित हुई और टी.एस. इलियट के मर्डर इन द कैथेड्रल ने इंग्लैंड में काफ़ी सराहना पाई। यही वह बिंदु है जहाँ से काव्य नाटक, नाट्य काव्य या गीति नाट्य, पद नाट्य जैसी धारणाएं सामने आई। यानी जैसे अन्य रचना विधाओं में एक स्थापित परंपरा की प्रतिक्रिया में नई परंपरा बनी, वैसे ही नाटक के क्षेत्र में भी गीति नाटक का नया प्रयोग सामने आया। लेकिन इस नाट्य रूप को यथार्थवाद की प्रतिक्रिया समझना भूल होगी। अंधा युग को पढ़ने से आप समझ गए होंगे कि गीति नाट्य होते हुए भी यह यथार्थवादी नाटक ही है। कुछ आलोचक इस नाट्य रूप को भी पश्चिम की नकल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह सही नहीं है। पश्चिम का प्रभाव तो सभी विधाओं पर था, लेकिन अंधा युग जैसी श्रेष्ठ रचनाएं सिर्फ अनुकरण द्वारा नहीं रची जा सकती। इसके लिए जैसा कि हम पूर्व की इकाइयों में उल्लेख कर चुके हैं, धर्मवीर भारती की उस अंतः प्रेरणा को समझना होगा जिसने कृति की रचना को संभव बनाया। अंधा युग के संदर्भ में अस्तित्ववाद और जॉन पॉल सार्त्र, डी.एच. लॉरेंस आदि के प्रभाव को भी इस संदर्भ में देखना चाहिए। जब हम काव्य नाटक कहते हैं तो काव्य और नाटक को अलग अलग करके नहीं देखते, न हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि काव्य आत्मा है, नाटक शरीर, या कि काव्य साधन है और नाटक साध्य। इसमें किसी एक की प्रधानता और दूसरे की गौणता का प्रश्न ही नहीं उठता। जिन परिस्थितियों की प्रेरणा से कविता लिखी जाती है, उन्हीं परिस्थितियों की प्रेरणा से नाटक भी। काव्य और नाटक दोनों का उत्स या मूल स्रोत एक ही है। काव्यत्व और दृश्यत्व का जब मिलन होता है तभी काव्य नाटक का जन्म होता है। जो लोग अंधा युग में या किसी भी अन्य काव्य नाटक में अच्छी कविता खोजने की कोशिश करेंगे या जो उसमें अच्छा नाटक खोजना चाहेंगे, इन दोनों ही प्रवृत्तियों के आलोचकों को कोई भी काव्य नाटक संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि काव्य नाटक ना तो पूरी तरह काव्य है और ना ही पूरी तरह नाटक। दोनों का एक ऐसा मिला जुला रूप है कि जब शब्दों की ताकत चुकने लगे तो नाटकीयता उसे सहारा दे, और जो बातें दृश्य बनाकर प्रस्तुत नहीं की जा सके, वैसी सघन अनुभूतियों के अभिनय क्षणों को पुष्ट और सार्थक बनाने में काव्यत्व उसकी मदद करे। दूसरी ओर यह भी उतना ही सच है कि काव्य नाटक में यद्यपि केवल कविता या केवल नाटक नहीं होता, पर एक कुशल नाटकार अच्छी कविता के साथ साथ अच्छी नाटकीयता की भी सृष्टि कर सकता है। कहने की ज़रूरत नहीं कि अंधा युग ऐसी ही रचना है। अंधा युग काव्य नाटक है, इसमें संशय नहीं। इसके पक्ष में कई बातें कही जा सकती है। एक तो यह कि प्रायः काव्य नाटक मुक्त छंद में लिखे गए हैं, जैसे अंधा युग। काव्य नाटक में घटना या क्रियाशीलता का महत्वपूर्ण स्थान है और अन्य संरचनात्मक अवयवों का संगठन
भी नाटक की तरह ही होता है। अंधा युग में भी क्रिया, व्यापार एवं घटनाओं की योजना है। चरित्रों का विकास नाटक के अनुरूप है। महाभारत की प्रख्यात कथा से भिन्न ऐसा कोई चरित्र नहीं जिसे स्थापित करने के लिए नाटककार को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़े। वस्तु विधान के सभी तत्व इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति संभव हो। काव्य नाटक होने के कारण इस नाटक की भाषा गद्य नाटकों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण हो उठी है। और चूँकि अंधा युग की भाषा पर आगे हम अलग से विचार करेंगे, इसीलिए यहाँ बस इतना उल्लेख पर्याप्त है कि काव्य नाटकों की भाषा सामान्य बोलचाल की गद्यात्मक भाषा नहीं होती। कविता मूलक और लयतान की भाषा होती है, जिसके उदाहरण के रूप में अंधा युग को देखा जा सकता है। अंधा युग को गीति नाट्य भी कहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम काव्य नाटक से भिन्न कुछ कह रहे हैं। अंधा युग के संवाद जिसमें छंदों का प्रयोग नहीं किया गया है और न ही वे परंपरागत अर्थ में गीतात्मक हैं, लेकिन जैसा कि हम कह चुके हैं, इस नाटक के संवादों में काव्यात्मकता के सभी गुण हैं, साथ ही नाटकीयता का भी। इस नाटकीयता की सृष्टि लय और तान के माध्यम से की गई है, जो गीतों के लिए भी जरूरी है। इसीलिए इस सीमित अर्थ में अंधा युग को गीति नाट्य कहना अनुपयुक्त नहीं है। अंधा युग की भाषा और संवाद योजना। इस एक बार यह स्वीकार कर लेने पर कि अंधा युग वस्तुतः काव्य नाटक है, यह बात शुरू से ही साफ हो जाती है कि अंधा युग की भाषा काव्यात्मक भाषा होगी, कविता की भाषा होगी, अन्य गद्य नाटकों की तरह सामान्य बोलचाल की गद्यात्मक भाषा नहीं। नाटक में काव्य दो प्रकार के संभव है, गद्यात्मक और पद्यात्मक। गद्य में भी कविता बन सकती है और भाषा काव्यात्मक ही कही जाएगी। दूर जाने की जरूरत नहीं। जयशंकर प्रसाद ने अनेकों नाटक और जगदीश चंद्र माथुर के कोणार्क नाटक इसके उदाहरण हैं। पद्यात्मक भाषा में संभव है आपको ऐसे अनेक पद्य नाटक मिलेंगे जिसमें छंद तो है पर कविता नहीं। काव्य नाटक में कविता की भाषा तो होगी ही, उसका गद्यात्मक या पद्यात्मक में होना बात की बात है। नाटक की भाषा की खासियत यह होती है कि उसका अंतिम लक्ष्य दृश्यात्मक प्रस्तुति है, इसीलिए उसमें दिखाने की प्रवृत्ति मुख्य होती है। अलबत्ता जो बातें दिखाई नहीं जा सकती अथवा जिन्हें दिखाने की कोशिश में माध्यम के दुरुपयोग की अनावश्यक अनपेक्षित विस्तार की संभावना रहती है, वैसे प्रसंगों को दो चार शब्दों में कह देना ज़्यादा अनुकूल होता है। पुराने नाटकों का स्वागत कथन, नेपथ्य कथन एवं सूच्य संवाद आदि का सही प्रयोजन होता था। अंधा युग में कथा गायन की युक्ति से भी वही काम लिया गया है। नाटक में जो बात दिखाई जा सकती है उसे शब्दों में नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन रंगमंच आधारित दृश्य प्रस्तुतियों की तरह उसमें शब्दों को एकदम बहिष्कृत भी नहीं किया जाना चाहिए। कथा को आगे बढ़ाने वाले आगे पीछे की घटनाओं में तारतम्य बनाए रखने के लिए, पात्रों के मनोभावों विचारों की अभिव्यक्ति और चरित्र चित्रण के लिए या फिर वर्तमान प्रसंग की दृश्यतर व्याख्या के लिए संवाद योजना तो होती ही है। संवाद योजना का ही दूसरा अर्थ है भाषा का प्रयोग। दूसरी ओर किसी नाटक की दृश्य रचना करते हुए ऐसी भी स्थितियां बनती है जहां शब्दों की सामर्थ्य चुकने लगती है। अभिनय प्रधान रचना होने के कारण वैसे स्थलों पर अभिनय की भाषा या जिसे हरकत की भाषा कहा जाता है, उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रकार की भाषा मिलकर दृश्य के अर्थ को स्पष्टता, पूर्णता, अर्थवत्ता प्रदान करते हैं।
इसे एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरे अंक का प्रसंग है कि वृद्ध याचक को अश्वत्थामा गला घोंटकर मार डालता है। दृश्य मंच पर दूसरे अंक का प्रसंग है कि वृद्ध याचक को अश्वत्थामा गला घोंटकर मार डालता है। दृश्य मंच पर यह प्रसंग इस प्रकार घटित होता है कि वृद्ध याचक को देखकर आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो ओ झूठे भविष्यवंचक। वृद्ध और ऐसा कहता हुआ अश्वत्थामा दांत पीसते हुए दौड़ता है। विंग के निकट वृद्ध को दबोचकर नेपथ्य में घसीट ले जाता है। नेपथ्य में गला घोंटने की आवाज़ उभरती है और अश्वत्थामा अट्टहास सुनाई पड़ता है अश्वत्थामा का अट्टहास सुनाई पड़ता है। कृपाचार्य कृतवर्मा हाँफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर लाते हैं। कृपाचार्य कहते हैं, यह क्या किया अश्वत्थामा, यह क्या किया? अश्वत्थामा सफाई देता है, पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? अब इस पूरे प्रसंग को समझें तो इसकी एक व्याख्या यह उभरती है कि भविष्य वृद्ध याचक की हत्या हो गई। दूसरी ओर यह कि अश्वत्थामा ने स्वयं कुछ नहीं किया, उस पर तो अंधायुग सवार था जिसने उससे वृद्ध की हत्या करवाई। इसीलिए जब ऊपरी आवेश उतर जाता है तो उसे पता नहीं होता कि उसने कुछ किया भी है। अर्थ की ये भंगिमा अश्वत्थामा के दोनों संवादों की भाषा की देन है। पहले तो अश्वत्थामा वृद्ध याचक को झूठा भविष्य कहता है और तब उसे मारता है, अर्थात उस अर्थ की ये भंगिमा अश्वत्थामा के दोनों संवादों की भाषा की देन है। पहले तो अश्वत्थामा वृद्ध याचक को झूठा भविष्य कहता है और तब उसे मारता है, अर्थात उसने झूठे भविष्य की हत्या की। दूसरे संवाद में वह यह स्वीकार ही नहीं करता कि उसने कुछ किया भी है। क्या मैंने कुछ किया? पर उसे आभास है कि किसी अंध शक्ति ने, उसके अचेतन की हिंसा ने उसके चेतन पर तात्कालिक रूप से अधिकार कर उससे करवाया है। पर स्थिति उसके समक्ष स्पष्ट नहीं है, वह स्पष्ट होती है अंतिम दृश्य में। वह स्पष्ट होती है अंतिम दृश्य में जब प्रभु की मृत्यु के उपरांत वह स्वीकार करता है कि मेरा था पाप, किया मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे, वे हृदय मेरा नहीं था, वह अंधा युग बैठ गया था मेरे नस नस में। इस संक्षिप्त व्याख्या के संदर्भ में एक बार पुनः अश्वत्थामा के उक्त दोनों संवादों को देखें तो उसकी काव्यात्मकता और उसका अर्थगत सौंदर्य स्पष्ट हो जाता है। परंतु इस पूरे प्रसंग से अगर हरकत वाली भाषा का अंश अर्थात अश्वत्थामा का दांत पीसता हुआ वृद्ध के पीछे दौड़ना, उसे दबोच कर घसीटते हुए नेपथ्य में ले जाना और नेपथ्य से गला घोंटने की आवाज़, फिर कृपाचार्य कृतवर्मा द्वारा अश्वत्थामा को जबरदस्ती नेपथ्य कर्म से विरत कर मंच पर पकड़ लाना, यह पूरा का पूरा दृश्य अपने आप में हरकत की भाषा का एक अंग है, जिससे याचक की हत्या और हत्या के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव, अनुभूति की तीव्रता की रचना आदि का काम लिया गया है। तभी संवाद भाषा या कि भाषिक संवादों की चर्चित व्यंजनाएं उभरकर सामने आ सकी हैं। काव्य नाटक की भाषा की काव्यात्मकता को दृष्टि में रखकर ही काव्य नाटक जैसे नामकरण सामने आया है, परंतु इसका आशय यह कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि वह संवाद काव्य है। संवादों की भाषा में काव्यात्मकता हो यह जरूरी है,
परंतु भाषा की यह एक ज़रूरत तो है नहीं। उसके जरिए नाटककार को और भी काम करने होते हैं। कथानक का नियंत्रण रखना होता है, चरित्र चित्रण करना होता है, सूच्य घटनाएं सामने लानी होती है, कथा वस्तु के अंतराल को जोड़ना होता है, आगामी घटनाओं के प्रच्छन्न संकेत देने होते हैं एवं ऐसे ही कई प्रयोजन होते हैं जिसके लिए भाषा का इस्तेमाल होता है। फिर भी काव्य नाटकों का पूरा विधान ही काव्यात्मक होता है और गद्य नाटकों के मुकाबले उसमें अनुभूति की तीव्रता और गहराई कुछ ज़्यादा होती है। कविता की भाषा में ही अनुभूतियों की तीव्रता को गहराई के साथ व्यंजित करने की शक्ति अधिक होती है। इसीलिए मार्मिक प्रसंगों का काव्य नाटकों में सायास विधान किया जाता है, जिससे पात्र और दर्शक अधिकाधिक आंदोलित हो सकें। ऐसी रचना को अंततः जनसाधारण से जोड़ना होता है। इसीलिए कवित्व पूर्ण भाषा होने के बावजूद इसमें वैसी सरलता की अपेक्षा बनी रहती है जिससे यह सहज ही सर्वजन और बोधगम्य हो सके। लिहाजा कविता की भाषा होकर भी वह बोलचाल की भाषा हो और नाटकी भी हो, यह जरूरी है। यानी सरलता, सहजता, बोधगम्यता, काव्यात्मकता और नाटकीयता के गुण काव्य नाटक की भाषा और संवाद योजना के अपरिहार्य गुण बन जाते हैं। परंतु स्मरण कर लेना चाहिए कि शब्दों की भाषा के साथ हरकत की भाषा की अन्विति भी बनाए रखनी होती है। काव्यात्मक भाषा का लयात्मकता से बड़ा गहरा रिश्ता है। जरूरी नहीं कि अनुप्रासों के जरिए वहाँ अनुरणन ध्वनि भी लाई जाए अथवा छंदों के द्वारा भाषिक प्रवाह की सहजता को नियंत्रित किया जाए। इसके विपरीत सहज स्वाभाविक लय के साथ जो सरलतम शब्द विधान संभव हो सके वही अधिकतम प्रभावशाली भाषा बन जाती है। सामान्य रूप से देखा गया कि मुक्त छंदात्मक काव्य नाटकों के अधिक अनुकूल रही। इसमें एक बड़ी सुविधा नाटककारों को यह उपलब्ध होती है कि वह पात्रों के भावों के उतार चढ़ाव के अनुरूप अलग अलग लयों में संवाद योजना करने के लिए स्वतंत्र होती है। मंचीय साक्ष्य से नाटककार जिस दृश्य की योजना करता है उस दृश्य की अपनी गत्यात्मकता होती है और दृश्य विशेष में घटित होने वाले क्रिया व्यापार अपनी विविधता में अलग अलग लयों की संवाद योजना की अपेक्षा रखते हैं। इस लिहाज से भी मुक्त छंद काव्य नाटक के अनुकूल पड़ता है। जैसे चौथे अंक का ही उदाहरण लेते हैं। इस अंक के कथा गायन के शब्द विन्यास से उभरती हुई लय वह नहीं है जो प्रथम अंक के कथा गायन की लय है, क्योंकि दोनों की भावात्मक स्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं। चौथे अंक में ही गांधारी, विदुर और संजय के संवाद भी अलग अलग देखे जाने चाहिए, क्योंकि तीनों पात्र भिन्न भिन्न मानसिकताओं में संवाद बोलते हैं। इसीलिए यहाँ भी लयात्मकता भिन्नता है। काव्य नाटकों में काव्यत्व की भूमिका किंचित प्रधान होती है, क्योंकि काव्यत्व का सीधा संबंध अनुभूति की तीव्रता, भावावेश और मनोवेगों के उद्वेलन से होता है। इसीलिए यदि कहीं अति रंजनापूर्ण भाषा से संगठित संवादों के दर्शन हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इन स्थितियों में जो भाषा बनती है उसमें बिंब, प्रतीक, अलंकार और लय आदि का सम्मिश्रण स्वतः होता है। काव्य नाटक में आद्यंतर इन विशेषताओं की उपस्थिति वस्तुतः एक सामान्य बात है। काव्य नाटक होने के कारण अंधायुग में भी कमोबेश ये सारी विशेषताएं मौजूद हैं। अंधायुग की काव्य भाषा और संवाद योजना पात्रों के चरित्र चित्रण में समर्थ है, परिस्थितियों के मर्म को उद्घाटित करने वाली है, संक्षिप्त है, सरस और सजीव है, बोलचाल की शब्दावली के प्रयोग से सरल, सुबोध और सहज बोधगम्य है। निम्नलिखित उदाहरण इसका प्रमाण है। मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ।
जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और ना धरती ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। नाटक की संवाद योजना निर्विवाद रूप से गत्यात्मक, भावपूर्ण, बिंबधर्मी अभिनय क्षणों की अभिव्यक्ति के अनुरूप और अभिनय की भाषा या हरकत की भाषा को पूर्णता प्रदान करने वाली है। संवाद योजना के माध्यम से पात्रों के गुणों की अभिव्यक्ति हुई है, नाट्य वस्तु को गति मिली है और वस्तु विधान को निश्चित प्रभाव तक ले जाने में संवाद योजना की सफलता रही है। गांधारी, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया है यह सब कुछ कृष्ण तुमने किया है यह। सुनो, आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ। कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध, या मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह इंगित, पर तुमने ही भीम ने अधर्म किया, तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यह सही है कि काव्य नाटकों में बोलचाल की सरल भाषा के प्रयोग का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, पर वह नितांत असाहित्यिक और नीरस भी हो जाए तो रचना भाषिक धरातल पर कहीं असफलता का एहसास कराने लगती है। अंधायुग दोनों प्रकार की भाषिक क्षमताओं का उपयोग संभव हुआ है, अर्थात एक ओर जहाँ बोलचाल की भाषा की सरलता सहजता है, वहीं साहित्यिकता या कहें कि काव्यात्मकता के सरस अर्थगर्भित कलात्मक प्रयोग का संतुलन भी। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। जैसे संवादों के उदाहरण इस बात को समझने के लिए पर्याप्त हैं कि इन संवादों की व्याख्या की संभावनाओं ने इनकी काव्यात्मकता असंदिग्ध बना दी है, यद्यपि भाषा सरल, सहज और बोलचाल की ही है। एक बात तो साहित्य का सामान्य विद्यार्थी भी समझता है कि दर्शन और विज्ञान की भाषा अभिधामूलक और पारिभाषिक शब्दावली वाली होती है, जबकि कविता की भाषा लक्षणा व्यंजना मूलक, बिंबात्मक और संदर्भ मूलक होती है। संदर्भों के बिंब बनाने के लिए उपमानों की योजना की जाती है। यह कथा ज्योति की है। अंधों के माध्यम से सादृश्य मूलक अलंकारों के लिए भी यही जगह उपयुक्त होती है। संदर्भों के सदृश उपमान की योजना, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य, घायल और कटा हुआ, या अंधेपन के अंधियारे में भटका हूँ, अग्नि है नहीं यह ज्योतिवृत्त। प्रतीकों के प्रयोग की संभावना भी भाषा के इसी धरातल पर स्पष्ट होती है। धुरी से उतरा हुआ पहिया हूँ, अर्थात कविता की भाषा अभिधापरकता से लाक्षणिकता व्यंजनात्मकता की ओर, अथवा कहें कि अलंकारिता की ओर, तथा अलंकारिता से प्रतीकात्मकता की ओर उन्मुख होती है। अंधायुग काव्य नाटक के कतिपय उदाहरणों से यह स्पष्ट है। दूसरी बात यह कि लय कविता का एक अनिवार्य तत्व तो जो उसे बोलचाल की सामान्य गद्य भाषा से पृथक करती है। यही कारण है कि काव्य नाटक की भाषा अन्य गद्य नाटकों से भिन्न और विशिष्ट होती है। अंधायुग में रंग शिल्पगत प्रयोग। अंधायुग के रंग शिल्पगत
कतिपय प्रयोगों की ओर संकेत करने के पूर्व रंग शिल्प या रंग दृष्टि को समझ लेना चाहिए। रंग शिल्प का संबंध किसी भी नाटक की मंचित क्षमता के निर्माण या कहें कि नाटकों में मंचन योग्यता की सृष्टि करने से होता है। रचना की यह दृष्टि रंग दृष्टि कहलाती है, शिल्प कौशल को कहते हैं। इसलिए रंग शिल्प का अर्थ इस रूप में लिया जा सकता है कि नाट्य कृतियों में मंचन योग्यता, मंचयता की सृष्टि का कौशल रंग शिल्प है। इस दृष्टि से देखें तो स्पष्ट होगा कि किसी भी नाटककार के समक्ष नाट्य रचना के क्षणों में मंच पर घटित होने वाले समस्त क्रिया व्यापार, पात्रों के हाव भाव, संवाद कथन और उसकी भंगिमा, मंचीय उपकरण आदि, पात्रों की स्थिति आदि बातें शीशे की तरह एकदम साफ और स्पष्ट रहती है। जिस प्रकार सूत्रधार अपनी उंगलियों के इशारे से मनोवांछित रूप से अपनी कठपुतलियों को नचाता है, किसी नाटक की रचना करते हुए नाटककार भी उसी हैसियत में होता है। जिस क्षण विशेष वह रचना कर रहा होता है, उस क्षण विशेष में घटित होने वाला समस्त स्थूल और सूक्ष्म मंचीय व्यापार उसके मस्तिष्क पटल के मंच पर एकदम साफ अंकित रहता है। वह जैसे ही नाट्य रचना की दिशा में प्रवृत्त होता है, उसकी कल्पना में नाटक का स्वरूप आकार लेने लगता है। जब नाटकीय दृश्य का यह मानसिक साक्षात्कार पूरा हो जाता है, तो वह नाटक के उस दृश्य स्वरूप को लिपिबद्ध करता है, जिसे आज की भाषा में आलेख पटकथा कहते हैं। अपने मन के मंच पर नाटक को जिस प्रकार घटित होते हुए नाटककार ने देखा, वह दृश्य मंच पर भी उसी प्रकार घटित हो, इसके लिए नाटककार अपने आलेख में स्थान स्थान पर आवश्यक निर्देश देता है, जिसे रंग निर्देश कहते हैं। कुछ विद्वानों की राय में यही निर्देश रंग शिल्प है। बहरहाल नाटकों में दिए गए ऐसे रंग निर्देशों से नाटक के मंचन की दिशा स्पष्ट होती है। नाटक का दृश्य रूप स्पष्ट, स्थिर और सुनिश्चित होता है। इसीलिए नाटक खेलने वाले रंगकर्मियों और निर्देशकों के लिए नाटक में दिए गए रंग निर्देश का पालन करना उसी प्रकार वांछनीय है, जिस प्रकार नागरिकों के लिए कानूनों विधानों का पालन करना। नाटकों की प्रस्तुति के मामले में इन रंग निर्देश की मान्यता लगभग कानून विधान की होती है। इसीलिए यहाँ आकर वही रंग निर्देश रंग विधान बन जाते हैं। इस प्रकार हमारे सामने 3 परिभाषिक शब्द आते हैं: रंग दृष्टि, रंग निर्देश, रंग शिल्प और रंग विधान। मूलतः तीनों शब्द एक ही अर्थ की ओर इशारा करते हैं। रंग दृष्टि नाटककार द्वारा नाटक का मानसिक साक्षात्कार, रंग शिल्प उस मानसिक साक्षात्कार की दृश्य प्रस्तुति का निर्देश है, और रंग विधान इन दोनों के आधार पर दृश्य प्रस्तुति निर्माण करने की विधि है। नाटक की मंचीय प्रस्तुति के लिए नाटककार द्वारा दिए गए निर्देश रंग शिल्प है, जिसकी सहायता से नाटक का निर्देशक नाटककार की मूल परिक्रमा को पकड़कर तदनुरूप मंचीय प्रस्तुति का अभियोजन करता है। अपने निर्देशों के द्वारा नाटककार वस्तुतः नाट्य प्रस्तुति की शैली और विधि को पहले से ही तय कर देता है। निर्देशक उसे व्यवहार में लाना होता है। इसीलिए नाटक अपनी प्रस्तुति में किस रूप में ढलेगा, इसका सूक्ष्म नियंत्रण नाटककार के हाथों में होता है। कुछ निर्देशक उसका अक्षरशः पालन भी करते हैं, कुछ उनमें नई कल्पना भी जोड़ देते हैं, जिससे कभी तो नाटक का स्वरूप और निखर उठता है, तो कभी उसकी मूल अवधारणा से विचलन हो जाता है। इस प्रकार यह बात तो साफ हो जाती है कि नाटक मंच पर कैसा उतरेगा, यह बहुत हद तक नाटककार की परिकल्पना और उस परिकल्पना के तहत दिए गए उसके निर्देशों में निहित होती है।
उसकी कल्पना के निर्देशों के जरिए उभारने का यही कौशल रंग शिल्प है, जिसे जैसा कि स्पष्ट किया गया है रंग कौशल को कहते हैं। इसीलिए रंग शिल्प का सीधा अर्थ हुआ रंगमंचीय कौशल। नाटककार नाटक की कुशल मंचीय अवतारणा के लिए अपने जिस कौशल का परिचय देता है उसे हम रंग शिल्प कह सकते हैं। दृश्यधर्मी कलाएं मात्र कला भर नहीं होती, शिल्प भी होती है। इसीलिए किसी नाटक के सार्थक रूपायन के शिल्प को भी रंग शिल्प कहते हैं। इस प्रयोजन से नाटककार अपने भिन्न भिन्न प्रकार के कौशलों का सार्थक उपयोग करता है अथवा सौंदर्य की अभिराम सृष्टि के लिए इस क्षेत्र में नए नए प्रयोग करता है। अतः किसी नाट्य कृति का अध्ययन इस दृष्टि से भी किया जा सकता है कि नाटककार ने अपनी कौशल को किस प्रकार प्रदर्शित किया है, कौन कौन से कौशल अपनाए हैं। और इस दृष्टि से भी किया जा सकता है कि सामान्यतः जिन प्रकार के कौशलों का सहारा नाटककार लिया करते हैं, समीक्ष्य विवेच्य नाटककार ने उससे भिन्न कोई नया प्रयोग भी किया है, और अगर किया है तो उस प्रयोग की रचना के कलात्मक सौंदर्य की वृद्धि हुई है या नहीं, व्याख्याओं और अर्थ की नई संभावनाएं उभरी हैं या नहीं। इन दृष्टियों से सफल होने पर प्रयोग को सफल और कलात्मक बताया जाएगा, अन्यथा विफल और फूहड़। किसी भी नाटक में प्रयुक्त होने वाले ऐसे समस्त अवयव जिनसे नाटक का आंतरिक रंगमंच, यहाँ आंतरिक रंगमंच से आशय नाटक के उस मंची रूप से लिया जाना चाहिए जिसका अपनी कल्पना में नाटककार ने प्रत्यक्षीकरण किया है और बाद में मन के मंच पर देखे गए जिस नाटक को आलेख के रूप में बांधा गया है, स्थिर किया गया है, अपना दृश्य रूपाकार लेता है, वैसे भी अवयव रंग शिल्प में परिणत किए जाएंगे। यह वास्तविक है कि प्रस्तुति में नाट्येतर आलेख से भिन्न कुछ भी घटित नहीं होता, बल्कि आलेख में जो अमूर्त, अदृश्य व श्रव्य संभावनाएं रहती है उन्हें उभारकर प्रदर्शनों में उन्हें मूर्त, दृश्य, श्रव्य बनाया जाता है। आंतरिक रंगमंच इसी रीति से बाहर प्रकट होकर दृश्यत पाता है। इसीलिए नाटक के सार्थक रूपायन को भीतर से बाहर आने की प्रक्रिया कहना उचित है। नाटक का उद्देश्य कहना नहीं, दिखाना होता है, जिसे केवल कहा जा सकता है। नाटक में केवल वही बात कही जानी चाहिए जिसे दिखाया जा सकता है। उसे शब्दों में कह देने से ही नाटक की अपनी शक्ति, नाटकीयता अथवा कहें कि माध्यमगत विशिष्टता का ह्रास होता है और यहाँ नाटक का गंभीर दोष बन जाता है। नाटककार कुछ बातें कहने के लिए विवश होता है जिससे अधिकतर वह स्वागत, कथा गायन, सूत्रधार जैसे रंग शिल्पगत प्रयोगों के जरिए कहता है। अंधा युग में नाटककार ने कहने योग्य बातों को कहने के लिए मुख्य रूप से कथा गायन का सहारा लिया, जिसके जरिए वह विशृंखल कथा वस्तु और घटनाक्रमों को जोड़ता है और साथ ही साथ समय समय पर अपनी टिप्पणियां देने से भी नहीं चूकता। पंख, पहिए और पट्टियां जैसे अंतराल दृश्य भी इसी प्रकार के रंग शिल्पगत प्रयोग का उदाहरण है, जिसमें वृद्ध याचक की प्रेतात्मा के स्वागत या एकालाप के बाद मुख्य पात्रों का एक एक कराना और स्वागत कथन के रूप में सम्मोहनावस्था में अपनी अपनी बातें कहना वस्तु विधान के अंतराल को भरने के लिए एक कुशल योजना के रूप में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार के कौशल का प्रयोग अंकावतार या गर्भांकों की योजना करके पारंपरिक नाटकों, संस्कृत के शास्त्रीय नाटकों में नाटककार अपने रचना कौशल का प्रमाण देते थे।
रंग शिल्प के ही एक नए किस्म के प्रयोग रूप में किसी दृश्य के भीतर एक अंतर्दृश्य रचने के कौशल में देखा जा सकता है। जैसे दूसरे के अंक के अंत में जब अश्वत्थामा को क्रोधांध में याचक की हत्या कर देने के बाद कृतवर्मा और कृपाचार्य द्वारा समझाए बुझाए जाने पर सामान्य होता है और दोनों गुरुजन आराम करते हैं तथा अश्वत्थामा पहरा दे रहा होता है, तो नाटककार एक अंतराल दृश्य के रूप में अंधकार में घटने वाले कौवे और उल्लुओं के युद्ध के अंतर्दृश्य की योजना प्रस्तुत करता है, जिससे अश्वत्थामा को प्रेरणा मिलती है कि वह पांडवों से किस प्रकार अपना प्रतिशोध ले सकता है। रंग शिल्पगत प्रयोग अब काफ़ी प्रयुक्त होने लगा है और ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर खोज करने पर यह स्पष्ट हो कि हिंदी में इस प्रकार का प्रथम प्रयोग अंधा युग में किया गया है। दोनों प्रहरियों के बीच की संवाद योजना भी इस प्रकार के रंग शिल्प का एक हिस्सा है, क्योंकि उन दोनों के बीच की संवाद योजना में अभिनय क्षणों की संभावनाएं हैं ही नहीं और न वह उसका प्रयोजन है। दोनों प्रहरियों का संवाद वस्तुतः कथा गायन की ही तरह छेपक का काम करता है और जो बातें सिर्फ कही जा सकती थी उन बातों को प्रहरियों के वार्तालाप कहीं तो वह संवाद वार्तालाप की अपेक्षा स्वागत ही अधिक हो गए हैं के जरिए नाटककार ने कहा है। स्वागत से भिन्न शैली में ढली होने के कारण यह संवाद योजना भी रंग शिल्प का एक अभिनव प्रयोग बन गया है। नाटक के प्रथम अंक का प्रथम दृश्य प्रारंभ होने पर हमारे सामने दो प्रहरी वार्तालाप करते हुए आते हैं। बीच में ही नाटककार निर्देश देता है कि चुप रहकर वे बार बार घूमते हैं। सहसा स्टेज पर प्रकाश धीमा हो जाता है। नेपथ्य से आंधी की सी ध्वनि आती है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा भौं पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखता है। देखने में यह साधारण सा मंच निर्देश है, परंतु थोड़ा सा ध्यान देने पर यह स्पष्ट होता है कि इसमें ध्वनि और प्रकाश विषयक मंचीय नियंत्रण का स्पष्ट निर्देश है। सहसा स्टेज पर प्रकाश का धीमा होना इसीलिए जरूरी हो जाता है कि प्रहरियों के सशंकित होने का तार्किक आधार बने कि यह अचानक रोशनी क्यों कम हो गई। आगे पता चलता है कि गिद्धों का झुंड उड़ता हुआ आ रहा है। आकाश में छाए हुए गिद्धों के दल ने प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया है। इसके बाद का निर्देश आंधी की सी ध्वनि का है। जाहिर है इतने सारे गिद्ध अगर आकाश में उड़ते आ रहे हों तो सूर्य का प्रकाश भी क्षीण हो जाए, तो उन गिद्ध समूहों के आकाश में उड़ने से आंधी की सी ध्वनि उत्पन्न होगी ही। प्रहरियों को इन दोनों ही कारणों से संदेह होता है कि शायद धूल भरी आंधी आ रही है। ऐसे में उनका शंकित, सावधान और चौकन्ना होना एकदम स्वाभाविक है। इस भाव का स्वाभाविक कायिक अभिनय रूप यह है कि कान लगाकर ध्यान से ध्वनि को सुनने और स्थिति को समझने की कोशिश की जाए और दूर दूर तक दृष्टि फिराकर आकाश का मुआयना किया जाए। सूर्य की ओर आंख उठाने पर भौहों पर हथेली की आड़ करना भी स्वाभाविक क्रिया है। अतः अभिनय क्षणों की स्वाभाविकता की रक्षा करने के लिए दिए गए रंग निर्देश एकदम सटीक, उपयोगी और संभावनापूर्ण है। संभावनापूर्ण इसीलिए कि इस अभिनय के द्वारा जिस आकस्मिकता का संदेह आंधी के रूप में किया गया था वह अंततः गिद्धों की आंधी ही साबित होती है। गिद्धों का इतने बड़े समूह में आना भीषण नरसंहार की विभीषिका का स्पष्ट संकेत देता है। गिद्धों का दल जब प्रहरियों के सिर पर होता है तो नाटककार निर्देश देता है कि पंखों की ध्वनि के साथ मंच पर और भी अंधेरा, और जब गिद्ध प्रहरियों के सिर से गुजरकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर बढ़ जाते हैं
तो नाट का निर्देश देता है कि प्रकाश तेज होने लगता है और आंधी की ध्वनि कम होने लगती है। देखने में एकदम छोटे और साधारण लगने वाले ये निर्देश एक संपूर्ण दृश्य के क्षणों को बांधने की एक सार्थक युक्ति है, जिसका प्रतीकार्थ अलग से समझाने की जरूरत नहीं रह जाती। दृश्य क्रम से दर्शक स्वयं भी सहज ही इस घटना के अर्थ को आत्मसात कर लेगा। परंपरा से ऐसा होता आया है कि नाटककार मंची क्रिया व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पात्रों की गति, आवागमन, संवाद योजना, अभिनय मुद्रा, क्रिया व्यापार आदि स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर गतिविधि का स्पष्ट लेखा-जोखा देता है। परंपरा से हटकर नई परंपरा बनाने की कोशिश को प्रयोग की संज्ञा दी जाती है। प्रयोग का मूल प्रयोजन परंपरा में एक नवीन कलात्मक सौंदर्य की सृष्टि करना होता है। नाटक के दूसरे अंक के कतिपय प्रसंग पर विचार करें तो स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे जाने लगता है, वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है, दांत पीसते हुए दौड़ता है, अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर लाते हैं। अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमरबंद ढीला करते हैं। जैसे निर्देश मंची क्रिया व्यापार का नियंत्रण करते हैं, इससे आगे कृतवर्मा से व्यंग से संवाद विषयक निर्देश हैं। अभिनय के लिए भी स्पष्ट निर्देश हैं। यथा चुप रहने का संकेत कर कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है आदि अभिनय के चारों अंगों से संबद्ध निर्देश हैं। अभिनय मुद्रा का भी निर्देश है। यथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं, जैसे पहले से वार्तालाप चल रहा हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अंधा युग नाटक में भी पारंपरिक ढंग से रंग निर्देश दिए गए हैं। रंग शिल्प के दो प्रयोगपरक स्थलों का उल्लेख किया ही जा चुका है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अंधा युग काव्य नाटक का रंग शिल्प सामान्यतः पारंपरिक है, परंतु प्रयोग की प्रवृत्ति भी विद्यमान है, जिसके चलते कतिपय रंग शिल्पगत प्रयोग संभव हो सके हैं। अंधा युग की रंग प्रस्तुति। नाटककार धर्मवीर भारती ने 1972 में इनैक्ट पत्रिका में अपने पत्र में यह स्पष्ट स्वीकार किया था कि अंधा युग की रचना उन्होंने वस्तुतः मंची प्रस्तुति के लिए रामलीला के अनुकरण पर की थी, इसीलिए नाटक का मंचन तो होना ही था। यह अलग बात है कि नाटक रेडियो प्रसारण में भी अपना सफल प्रभाव संप्रेषित करने में सक्षम रहा है। अंधा युग का प्रथम मंचन 1962 के दिसंबर में सत्यदेव दुबे के निर्देशन में खुले आंगन में हुआ। 2 वर्ष बाद श्री दुबे के निर्देशन में ही थिएटर यूनिट द्वारा बम्बई में इसकी प्रस्तुति हुई। कलकत्ता की नाट्य संस्था अनामिका ने 25 दिसंबर 1964 को श्री दुबे के निर्देशन में ही इसे प्रस्तुत किया। इससे पहले 1963 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहर में इब्राहिम अलकाजी द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। इसके बाद दिल्ली में ही 18 मई 1967 को ताल कटोरा गार्डन और 28 अप्रैल से 5 मई 1974 के बीच पुराने किले में भी इसके कई प्रदर्शन हुए। नाट्य प्रदर्शन का यह सिलसिला अनवरत जारी रहा और इसे हिंदी सहित कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में भी खेला जाता रहा। नाटक की प्रस्तुतियों का विवरण संकलित करना जरा कठिन काम होता है, क्योंकि अखबारी खबरों में यह बिखरी होती है और बहुत सारे प्रदर्शनों की सूचना तो अखबारों में भी नहीं आ पाती। फिर भी पत्र पत्रिकाओं के आधार पर सुरेश गौतम और वीणा गौतम की प्रस्तुतियों की लंबी सूची परिश्रम से प्रस्तुत की है। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि यह हिंदी के उन कुछ नाटकों में से है जिन्हें रंग मंच पर भी अपार सफलता मिली और जिसे भारत के लगभग सभी प्रतिष्ठित निर्देशकों ने मंचित किया। रंग धर्मिता और प्रस्तुतिकरण की संभावनाएं। जैसा कि पहले
कह चुके हैं, नाटक को रचते समय उस नाटक के मंचीय स्वरूप की एक कल्पना तो नाटककार के मन में रहती ही है और उसकी कल्पना पूरी तौर पर सही उतरे इसके लिए वह अपेक्षित रंग निर्देश दे देता है, ताकि उन निर्देशों को ग्रहण कर निर्देशक नाटककार को कल्पना को सही रूपाकार दे सके। परंतु कभी कभी निर्देशक नाट्य प्रस्तुति का प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी सूझबूझ और प्रतिभा का प्रयोग करते हैं और प्रस्तुति में नाटक के कलात्मक सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक कर्फ्यू में क्रूरता का प्रभाव उभारने के लिए निर्देशक ने नाटककार द्वारा दिए हुए सेट के निर्देश से भिन्न अपनी कल्पना से सेट को पिंजरे के सीखचों के रूप में ढाल दिया। मॉरिशस में अंधा युग को प्रस्तुत करते हुए निर्देशक अंधा युग में रंग शिल्पगत प्रयोग। अंधा युग के रंग शिल्पगत कतिपय प्रयोगों की ओर संकेत करने के पूर्व रंग शिल्प या रंग दृष्टि को समझ लेना चाहिए। रंग शिल्प का संबंध किसी भी नाटक की मंची क्षमता के निर्माण या कहें नाटकों में मंचन योग्यता की सृष्टि करने से है। रचना की वह दृष्टि रंग दृष्टि कहलाती है। शिल्प कौशल को कहते हैं। इसीलिए रंग शिल्प का अर्थ इस रूप में लिया जा सकता है कि नाट्य कृतियों में मंचन योग्यता मंचता की सृष्टि का कौशल रंग शिल्प है। इस दृष्टि से देखें तो स्पष्ट होगा कि किसी भी नाटककार के समक्ष नाट्य रचना के क्षणों में मंच पर घटित होने वाले समस्त क्रिया व्यापार, पात्रों के हाव भाव, संवाद, कथन और उसकी भंगिमा, मंच उपकरण आदि, पात्रों की स्थिति आदि बातें शीशे की तरह एकदम साफ और स्पष्ट रहती हैं। जिस प्रकार सूत्रधार अपनी उंगलियों के इशारे से मनोवांछित रूप से अपनी कठपुतलियों को नचाता है, ठीक उसी प्रकार किसी नाटक की रचना करते हुए नाटककार भी उसी हैसियत में होता है। जिस क्षण विशेष की वह रचना कर रहा होता है, उस क्षण विशेष में घटित होने वाला समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म मंची व्यापार उसके मस्तिष्क पटल के मंच पर एकदम साफ अंकित रहता है। वह जैसे ही नाट्य रचना की दिशा में प्रवृत्त होता है, उसकी कल्पना में नाटक का स्वरूप आकार लेने लगता है। जब नाटकीय दृश्य का यह मानसिक साक्षात्कार पूरा हो जाता है, तो फिर वह नाटक के उस दृश्य स्वरूप को लिपिबद्ध करता है, जिसे हम आज की भाषा में आलेख पटकथा कहते हैं। अपने मन के मंच पर नाटक को जिस प्रकार घटित होते हुए नाटककार ने देखा है, वह दृश्य मंच पर भी उसी प्रकार घटित हो, इसके लिए नाटककार अपने आलेख में स्थान स्थान पर आवश्यक निर्देश देता है, जिसे रंग निर्देश कहते हैं। कुछ विद्वानों की राय में यही निर्देश रंग शिल्प। बहरहाल नाटकों में दिए गए ऐसे रंग निर्देशों से नाटक के मंचन की दिशा स्पष्ट होती है। नाटक का दृश्य रूप स्पष्ट, स्थिर, सुनिश्चित होता है। इसीलिए नाटक खेलने वाले रंग कर्मियों और निर्देशकों के लिए नाटक में दिए गए रंग निर्देश का पालन करना उसी प्रकार वांछनीय है जिस प्रकार नागरिकों के लिए कानून विधान का पालन करना। नाटकों की प्रस्तुति के मामले में इन रंग निर्देशों की मान्यता लगभग कानून के विधान की होती है। इसीलिए यहाँ आकर वही रंग निर्देश रंग विधान बन जाते हैं। इस प्रकार हमारे सामने तीन पारिभाषिक शब्द आते हैं: रंग दृष्टि, रंग निर्देश, रंग शिल्प और रंग विधान।
मूलतः तीनों शब्द एक ही अर्थ की ओर इशारा करते हैं। रंग दृष्टि नाटककार द्वारा नाटक का मानसिक साक्षात्कार है। रंग शिल्प उस मानसिक साक्षात्कार की दृश्य प्रस्तुति का निर्देश है और रंग विधान इन दोनों के आधार पर दृश्य प्रस्तुति निर्माण करने की विधि। नाटक की मंचीय प्रस्तुति के लिए नाटककार द्वारा दिए गए निर्देश रंग शिल्प हैं, जिसकी सहायता से नाटक का निर्देश नाटककार की मूल परिकल्पना को पकड़कर तदनुरूप मंचीय प्रस्तुति का अभियोजन करता है। अपने निर्देशों के द्वारा नाटककार वस्तुतः नाट्य प्रस्तुति की शैली और विधि को पहले से ही तय कर देता है। निर्देशक को उसे व्यवहार में लाना होता है। इसीलिए नाटक अपनी प्रस्तुति में किस रूप में ढलेगा, इसका सूक्ष्म नियंत्रण नाटककार के हाथों में होता है। कुछ निर्देशक उसका अक्षरशः पालन भी करते हैं, कुछ उनमें नई कल्पना भी जोड़ देते हैं, जिससे कभी तो नाटक का स्वरूप और निखर उठता है तो कभी उसकी मूल अवधारणा से विचलन हो जाता है। इस प्रकार यह बात तो साफ हो जाती है कि नाटक मंच पर कैसा उतरेगा यह बहुत हद तक नाटककार की ओर अपनी परिकल्पना और उस परिकल्पना के तहत दिए गए उसके निर्देशों में निहित होता है। अपनी कल्पना के निर्देशों के जरिए उभारने का यही कौशल रंग शिल्प है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि रंग शिल्प कौशल को कहते हैं, इसीलिए रंग शिल्प का सीधा अर्थ हुआ रंगमंचीय कौशल। नाटककार नाटक की कुशल मंचीय अवतारणा के लिए अपने जिस कौशल का परिचय देता है उसे हम रंग शिल्प कह सकते हैं। दृश्यधर्मी कलाएं मात्र कला भर नहीं होती, शिल्प भी होती है। इसीलिए किसी नाटक के सार्थक रूपायन के शिल्प को भी रंग शिल्प कह सकते हैं। इस प्रयोजन से नाटककार अपने भिन्न भिन्न प्रकार के कौशलों का सार्थक प्रयोग करता है अथवा सौंदर्य की अभिराम सृष्टि के लिए इस क्षेत्र में नए नए प्रयोग करता है। अतः किसी नाट्य कृति का अध्ययन इस दृष्टि से भी किया जा सकता है कि नाटककार ने अपने कौशल को किस प्रकार प्रदर्शित किया है, कौन कौन से कौशल अपनाए हैं, और इस दृष्टि से भी किया जा सकता है कि सामान्यतः जिस प्रकार के कौशल का सहारा नाटककार लिया करते हैं, समीक्ष विवेच्य नाटककार ने उससे भिन्न कोई नया प्रयोग भी किया है। अगर किया है तो उस प्रयोग से रचना की कलात्मक सौंदर्य की वृद्धि हुई है या नहीं, व्याख्याओं और अर्थ की नई संभावना उभरी है या नहीं। इन दृष्टियों से सफल होने पर प्रयोग को सफल और कलात्मक बताया जाएगा, अन्यथा विफल और फूहड़। किसी भी नाटक में प्रयुक्त होने वाले ऐसे समस्त अवयव जिनसे नाटक का आंतरिक रंगमंच से आशय नाटक के उस मंचीय रूप से लिया जाना चाहिए जिसका अपनी कल्पना में नाटककार ने प्रत्यक्षीकरण किया है और बाद में मन के मंच पर देखे गए जिस नाटक को आलेख के रूप में बांधा गया है, स्थिर किया गया है, अपना दृश्य रूपाकार लेता है, वैसे सभी अवयव रंग शिल्प में परिगणित किए जाएंगे। यह वास्तविकता है कि प्रस्तुति में नाटकेतर कुछ भी घटित नहीं होता। नाटकेतर से यहाँ तात्पर्य है आलेख से भिन्न कुछ भी घटित नहीं होता, बल्कि आलेख में जो अमूर्त और दृश्य और श्रव्य संभावनाएं रहती है उन्हें उभारकर प्रदर्शनों में उन्हें मूर्त दृश्य श्रव्य बनाया जाता है। आंतरिक रंगमंच इसी रीति से बाहर प्रकट होकर दृश्यत्व पाता है। इसीलिए नाटक के सार्थक रूपायन को भीतर से बाहर आने की प्रक्रिया कहना उचित है। नाटक का उद्देश्य कहना नहीं दिखाना होता है, जिसे केवल कहा जा सकता है। नाटक में केवल वही बात कही जानी चाहिए जिसे दिखाया जा सकता है। उसे शब्दों में कह देने से ही नाटक की अपनी
शक्ति, नाटकीयता अथवा कहें माध्यमगत विशिष्टता का ह्रास होता है और यह नाटक का गंभीर दोष बन जाता है। नाटककार कुछ बातें कहने के लिए विवश होता है जिससे अधिकतर वह स्वगत कथा गायन, सूत्रधार जैसे रंग शिल्पगत प्रयोग के लिए कहता है। अंधा युग में नाटककार ने कहने योग्य बातों को कहने के लिए मुख्य रूप से कथा गायन का सहारा लिया है, जिसके जरिए वह विशृंखल कथा वस्तु और घटनाक्रमों को जोड़ता चलता है और साथ ही साथ समय पर अपनी टिप्पणियां देने से भी नहीं चूकता। पंख, पहिए और पट्टियां जैसे अंतराल दृश्य भी इस प्रकार से रंग शिल्पगत प्रयोगों का उदाहरण है, जिसमें वृद्ध याचक की प्रेतात्मा तो स्वर्गत या एकालाप के बाद मुख्य पात्रों का एक एक कराना और स्वगत कथन के रूप में सम्मोहनावस्था में अपनी अपनी बातें कहना वस्तु विधान के अंतराल को भरने की एक कुशल योजना के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार के कौशल का प्रयोग अंकावतार या गर्भांकों की योजना करके पारंपरिक नाटकों, संस्कृत के शास्त्रीय नाटकों में नाटककार अपने रचना कौशल का प्रमाण देते थे। रंग शिल्प के ही एक नए किस्म के प्रयोग के रूप में किसी दृश्य के भीतर एक दृश्य रचने के कौशल में देखा जा सकता है। नए किस्म के प्रयोग के रूप में किसी दृश्य के भीतर एक अंतर दृश्य रचने के कौशल में देखा जा सकता है। जैसे दूसरे अंक के अंत में जब अश्वत्थामा क्रोधांध में याचक की हत्या कर देने के बाद कृतवर्मा और कृपाचार्य द्वारा समझाए बुझाए जाने पर सामान्य होता है और दोनों गुरुजन आराम करते हैं तथा अश्वत्थामा पहरा दे रहा होता है, तो नाटककार एक अंतराल दृश्य के रूप में अंधकार में घटने वाले कौवे और उल्लू के युद्ध के अंतर्दृश्य की योजना प्रस्तुत करता है, जिससे अश्वत्थामा को प्रेरणा मिलती है कि वह पांडवों को किस प्रकार अपना प्रतिशोध ले सकता है। रंग शिल्पगत प्रयोग अब काफ़ी प्रयुक्त होने लगा है और ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर खोज करने पर यह स्पष्ट हो कि हिंदी में इस प्रकार का प्रयोग अंधा युग में किया गया है। दोनों प्रहरियों के बीच की संवाद योजना भी इस प्रकार के रंग शिल्प का एक हिस्सा है, क्योंकि उन दोनों के बीच की संवाद योजना में अभिनय क्षणों की संभावना है ही नहीं और ना ही वह उसका प्रयोजन है। दोनों प्रहरियों का संवाद वस्तुतः कथा गायन की ही तरह छेपक का काम करते हैं और जो बातें सिर्फ कही जा सकती थी उन बातों को प्रहरियों के वार्तालाप, कहीं कहीं तो वह संवाद वार्तालाप की अपेक्षा स्वागत ही अधिक हो गए हैं, के जरिए नाटककार ने कहा दिया है। स्वागत से भिन्न शैली में ढली होने के कारण यह संवाद योजना भी रंग शिल्प का एक अभिनव प्रयोग बन गया है। नाटक के प्रथम अंक का प्रथम दृश्य प्रारंभ होने पर हमारे सामने दो प्रहरी वार्तालाप करते हुए आते हैं। बीच में ही नाटककार निर्देश देता है कि चुप रहकर वे बार बार घूमते हैं। सहसा स्टेज पर प्रकाश धीमा हो जाता है, नेपथ्य से आंधी की ध्वनि आती है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा भौं पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखता है। दोनों में यह साधारण सा मंच निर्देश है, परंतु थोड़ा सा ध्यान देने पर यह स्पष्ट होता है इसमें ध्वनि और प्रकाश विषयक मंचीय नियंत्रण का स्पष्ट निर्देश है। सहसा स्टेज पर प्रकाश का धीमा होना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है कि प्रहरियों के सशंकित होने का तार्किक आधार बने कि यह अचानक रोशनी क्यों कम हो गई। आगे पता चलता है कि गिद्धों का झुंड उड़ता हुआ आ रहा है। आकाश में छाए हुए गिद्धों के दल ने प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया है। इसके बाद का निर्देश आंधी की सी ध्वनि का है। जाहिर है कितने सारे गिद्ध अगर आकाश में उड़ते आ रहे हों कि सूर्य का प्रकाश भी छीन हो जाए तो उन गिद्ध समूहों के आकाश में
उड़ने से आंधी की सी ध्वनि उत्पन्न होगी ही। प्रहरियों को इन दोनों ही कारणों से संदेह होता है कि शायद धूल भरी आंधी आ रही है। ऐसे में उसका सशंकित, सावधान और चौकन्ना होना एकदम स्वाभाविक है। इस भाव का स्वाभाविक कायिक अभिनय रूप यह है कि कान लगाकर ध्यान से ध्वनि को सुनने और स्थिति को समझने की कोशिश की जाए और दूर दूर तक दृष्टि फिराकर आकाश का मुआयना किया जाए। सूर्य की ओर आंख उठाकर भौमों पर हथेली की आड़ भी एक स्वाभाविक क्रिया है। अतः अभिनय क्षणों की स्वाभाविकता की रक्षा करने के लिए दिए गए रंग निर्देश एकदम सटीक, उपयोगी और संभावनापूर्ण है। संभावनापूर्ण इसीलिए कि इस अभिनय द्वारा जिस आकस्मिकता का संदेह आंधी के रूप में किया गया था, वह अंततः गिद्धों की आंधी ही साबित होती है। गिद्धों का इतने बड़े समूह में आना भीषण नरसंहार की विभीषिका का स्पष्ट संकेत देता है। गिद्धों का दल जब प्रहरियों के सिर पर होता है तो नाटककार निर्देश देता है कि पंखों की ध्वनि के साथ मंच पर और भी अंधेरा, और जब गिद्ध प्रहरियों के सिर से गुजरकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर आगे बढ़ जाते हैं तो नाटककार निर्देश देता है प्रकाश तेज होने लगता है तथा आंधी की ध्वनि कम होने लगती है। देखने में एकदम छोटे और साधारण लगने वाले ये निर्देश एक संपूर्ण दृश्य के क्षणों को बांधने की एक सार्थक युक्ति है, जिसका प्रतीकार्थ अलग से समझाने की जरूरत नहीं रह जाती। दृश्य क्रम से दर्शक स्वयं भी सहज ही इस घटना के अर्थ को आत्मसात कर लेगा। परंपरा से ऐसा होता आया है कि नाटककार मंची क्रिया व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पात्रों की गति, आवागमन, संवाद योजना, अभिनय मुद्रा, क्रिया व्यापार आदि स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर गतिविधि का स्पष्ट लेखा जोखा देता है। नाटककार नई परंपरा बनाने की कोशिश को प्रयोग की संज्ञा दी गई है। प्रयोग का मूल प्रयोजन परंपरा में एक नवीन कलात्मक सौंदर्य की सृष्टि करना होता है। नाटक के दूसरे अंक के कतिपय प्रसंग पर विचार करें तो स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे जाने लगता है, वृद्धि की ओर बढ़ने लगता है, दांत पीसते हुए दौड़ता है। अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर लाते हैं, अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमरबंद ढीला करते हैं। जैसे निर्देश मंची क्रिया व्यापार का नियंत्रण करते हैं। इससे आगे कृतवर्मा व्यंग से संवाद विषयक निर्देश है। अभिनय के लिए भी स्पष्ट निर्देश है कि चुप रहने का संकेत कर कोई वस्तु फेंकता है। यदि अभिनय के चारों अंगों से संबद्ध निर्देश है, अभिनय मुद्रा का भी निर्देश है। यथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे पहले से वार्तालाप चल रहा हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अंधायुग नाटक में भी पारंपरिक ढंग से रंग निर्देश दिए गए हैं। रंग शिल्प के दो प्रयोग परक स्थलों का उल्लेख किया ही जा चुका है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अंधायुग काव्य नाटक का रंग शिल्प सामान्यतः पारंपरिक है, परंतु प्रयोग की प्रवृत्ति भी विद्यमान है, जिसके चलते कतिपय रंग शिल्प प्रयोग संभव हो सके हैं। अंधायुग की रंग प्रस्तुति। नाटककार धर्मवीर भारती ने 1972 में इनैक्ट पत्रिका में अपने पत्र में यह स्पष्ट स्वीकार किया था कि अंधायुग की रचना उन्होंने वस्तुतः मंची प्रस्तुति के लिए रामलीला के अनुकरण पर की थी, इसलिए नाटक का मंचन तो होना ही था। यह अलग बात है कि नाटक रेडियो प्रसारण में अपना सफल प्रभाव संप्रेषित करने में सक्षम रहा है। अंधायुग प्रथम मंचन 1962 के दिसंबर में सत्यदेव दुबे के निर्देशन में खुले आंगन में हुआ। 2 वर्ष बाद श्री दुबे के निर्देशन में ही
थिएटर यूनिट द्वारा मुंबई में इसकी प्रस्तुति हुई। कलकत्ता की नाट्य संस्था अनामिका ने 25 दिसंबर 1964 को श्री दुबे के निर्देशन में ही इसे प्रस्तुत किया। इससे पहले 1963 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहर में इब्राहिम अलकाजी द्वारा भी इसे प्रस्तुत किया गया। इसके बाद दिल्ली में ही 18 मई 1967 को ताल कटोरा गार्डन, 28 फरवरी से 25 मई 1974 के बीच पुराने किले में भी इसके कई प्रदर्शन हुए। नाट्य प्रदर्शन का यह सिलसिला अनवरत जारी रहा और इसे हिंदी सहित कुछ अन्य भाषाओं में भी खेला जाता रहा। नाटक की प्रस्तुतियों का विवरण संकलित करना जरा कठिन काम होता है, क्योंकि अखबारी खबरों में यह बिखरी होती है और बहुत सारे प्रदर्शनों की सूचना तो अखबारों में भी नहीं आ पाती। फिर भी पत्र पत्रिकाओं के आधार पर सुरेश गौतम और वीणा गौतम ने प्रस्तुतियों की लंबी सूची परिश्रम से तैयार की। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि यह हिंदी के उन कुछ नाटकों में से है जिन्हें रंगमंच पर भी अपार सफलता मिली, जिसे भारत के लगभग सभी प्रतिष्ठित निर्देशकों ने मंचित किया। और प्रस्तुतिकरण की संभावनाएं, जैसा कि पहले कह चुके हैं, नाटक को रचते समय उस नाटक के मंचीय स्वरूप की एक कल्पना तो नाटककार के मन में रहती ही है। जैसा कि पहले कह चुके हैं, नाटक को रचते समय उस नाटक के मंचीय स्वरूप की एक कल्पना तो नाटककार के मन में रहती ही है और उसकी कल्पना पूरी तौर पर सही उतरे, इसके लिए वह अपेक्षित रंग निर्देश देता है, ताकि उन निर्देशों को ग्रहण कर निर्देशक नाटककार को कल्पना को सही रूपाकार दे सके। परंतु कभी-कभी निर्देशक नाट्य प्रस्तुति का प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी सूझबूझ और प्रतिभा का प्रयोग करते हैं और प्रस्तुति में नाटक के कलात्मक सौंदर्य को बढ़ावा देते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक कर्फ्यू में क्रूरता का प्रभाव उभारने के लिए निर्देशक ने नाटककार द्वारा दिए गए सेट के निर्देशन से भिन्न अपनी कल्पना से सेट को पिंजरों के सीखचों के रूप में ढाल दिया। मॉरिशस में अंधा युग को प्रस्तुत करते हुए निर्देशक मोहन महर्षि ने भी कुछ ऐसे ही छोटे मोटे प्रयोग किए और वे बड़े ही असरदार साबित हुए। जैसे यह कि युद्ध के हाहाकार को उन्होंने पार्श्वध्वनि से उभारा और लुंज पुंज कौरव सेना को उन्होंने धृतराष्ट्र के हाथों द्वारा अभिव्यक्त कराया, ताकि धृतराष्ट्र के साथ दर्शक भी यह महसूस कर सके युद्ध की परिणति कितनी कुत्सित और जघन्य होती है। महर्षि ने 5 अंकों को 3 अंकों में संक्षिप्त कर दिया था और सेट एक ही रखा था। रंग समीक्षकों की राय में मंच रचना की दृष्टि से यह भी संभावनापूर्ण प्रयोग था। हर नई संस्था द्वारा नए कलाकार और निर्देशकों के द्वारा एक ही नाटक की प्रस्तुति के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। अंधा युग की यह विशेषता है कि इसे नए नए प्रयोगों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। हर नई प्रस्तुति में अंधा युग एक नए अर्थ में हमारे सामने प्रस्तुत हो सकता है। फिरोज शाह कोटला के खंडहर में अलकाजी के निर्देशन में हुई प्रस्तुति के प्रसंग में कहा गया कि अंधा युग के अभिशप्त पात्रों और जर्जरता, पराजय, निराशा और टूटन से ध्वस्त पृष्ठभूमि में व्याप्त काली आंधी की छाया और मूर्त रूप देने के लिए कोटला के खंडहरों के बीच एक बुर्ज, टूटे दरवाजे, सीढ़ियां और रथ चक्र वाले मुक्ताकाशी खुले मंच का आश्रय लिया गया। जाहिर है यह वातावरण अपने आप में नाटक की विषय वस्तु की भयावहता को प्रतिबिंबित करने में पूर्णतः समर्थ था। ध्वस्त खंडहर की पृष्ठभूमि में मृत्यु के
प्रतीक गिद्ध समूह, सत्य की पराजय का प्रतीक टूटे हुए रथ का पहिया, बुझे हुए मन की तरह प्रकाशहीन मार्ग, कोने में छिपा बैठे अंधेरे की अहेरी आखेटक, भूतों की परछाई की तरह घूमते कौरव कुल गौरव, यह सब प्रस्तुत करना और दिखाना कि किसी प्रेक्षागृह के उपयुक्त भी नहीं था। दूसरी ओर अलकाजी के ही 19 अप्रैल 1974 की प्रस्तुति को वेशभूषा एवं आलेख के विभिन्न अंशों के संपादन से अलग अलग ढंग से प्रभावित किया। इस प्रस्तुति से दर्शक चमत्कृत हुए और नाटक की तड़क भड़क विहीन सीधी सादी प्रस्तुति को सराहना मिली। रवि वासवानी ने नाटक की प्रस्तुति में एक नया प्रयोग यह किया कि उन्होंने प्रहरियों के हाथ में बंदूक थमा दी और रसाभास की स्थिति बना दी। अंधा युग का साधारण दर्शक भी यह आसानी से समझ सकता था कि नाटक का कथ्य युद्ध के आधुनिक परिदृश्यों से जुड़ा है। इसके लिए बंदूकें जरूरी थी। रवि वासवानी का ही लखनऊ का दूसरा प्रदर्शन दर्पण की ओर से हुआ, जो भिन्न रूप में प्रस्तुत हुआ और प्रशंसित भी हुआ। अपनी इस प्रस्तुति में वासवानी ने इस बात पर जोर डाला कि यह कहना संभव नहीं कि युद्ध में विजय सत्य की होगी या असत्य की। ध्यान देने की बात यह है कि नाटक के अलग अलग कथ्यों पर बल देकर नाटक की अलग अलग प्रस्तुति को स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया जा सकता है। रंग कर्म के अनुभवों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि हर नाटक अपनी अलग अलग प्रस्तुतियों में नए व्यक्तित्व और रूप रंग के साथ प्रकट होता है और दर्शकों को एक नया अनुभव देता है। अंत में एक बात और कि यद्यपि नाटककार ने बार बार इस बात की पुष्टि की है कि अंधा युग मंच को ही ध्यान में रखकर लिखा गया, परंतु लिख जाने के बाद नाटक का रेडियो रूपांतरण भी प्रस्तुत किया गया, जिसके चलते नाटक के संवाद की लय, तान, टोन और भाषा को साफ करने का भारती को पूरा अवसर मिला। इस प्रकार सुमित्रा नंदन पंत के आग्रह पर किया गया नाटक का रेडियो प्रसारण नाटककार के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ। इस अपने शिल्पगत कौशल से उन्होंने नाटक का शिल्पगत ढांचा इतना लचीला बना रखा है कि मंच विधान के हल्के से फेरबदल से नाटक खुले मंच के लायक बनाया जा सकता है और ऐसी प्रस्तुतियों की पीछे चर्चा भी हो चुकी है। दूसरी ओर लोक नाट्य की विभिन्न शैलियों में भी खेला जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि धर्मवीर भारती का यह नाटक संभावनाओं से भरपूर है। सारांश: अंधा युग के रचनात्मक स्वरूप को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इस काव्य नाटक, गीति नाट्य, पद्य नाट्य आदि विभिन्न नाम से इसे काव्य नाटक, गीति नाट्य, पद्य नाटक आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं, लेकिन निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह नाटक एक ऐसा संरचनात्मक स्वरूप है जिसमें कविता अपनी प्रायः सभी विशेषताओं के साथ मौजूद है। लय, तान, रचनात्मकता और बोलचाल की भाषा, छंदात्मकता, छंदमुक्त, शास्त्रीय और लोक नाट्य की दृश्य विधियों के संयोजन के साथ साथ नाट्य रचना में प्रयुक्त होने वाले समस्त अवयवों के कुशल मिश्रण से अंधा युग एक सफल काव्य नाटक बन पड़ा है। नाटक में भाषा का प्रयोग के कई धरातल होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से भाषा का सौंदर्य संवादों के माध्यम से सामने आता है। अंधा युग की भाषा और संवाद योजनाओं में नाटक और काव्य दोनों ही भाषिक विशेषताओं का सफल समन्वय है। नाटक का उद्देश्य कहना नहीं, दिखाना है। रंगशिल्प इस दिखाने की प्रक्रिया को पूरा करने में सहायक कौशल है। इस दृष्टि से
अंधा युग में पारंपरिक रंग निर्देशों के साथ साथ नवीन निर्देशों का भी प्रयोग किया गया है। ध्वनि और प्रकाश की अर्थपूर्ण संभावनाओं के साथ यह नाटक अपनी अर्थ व्यंजना में बहुआयामी है। अंधा युग के पिछले लगभग 45 सालों की सैकड़ों सफल मंचन हुए हैं। इस नाटक को प्रतिष्ठित रंग निर्देशकों ने खेला है, जिसमें इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे, मोहन महर्षि, रवि वासवानी आदि उल्लेखनीय हैं। निर्देशकों ने इनकी प्रस्तुति में नए नए प्रयोग भी किए हैं। नाटक की सफलता उसकी प्रस्तुति में ही निहित है।